हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्लास 12 2025 का रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका रसायन विज्ञान का पेपर किस प्रकार से आता है, क्या उसका पैटर्न रहने वाला है और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, हम आपको बता दें, ये जो देख रहे हैं 347 और जीके लिखा है, इसका मतलब भाई क्या है? 347 का मतलब क्या है और ये जीके का मतलब यहाँ पर क्या है? तो 347 ध्यान रखिएगा, ये आपका पेपर का कोड है और ये आपके सेट का कोड है जीके। तो जीके जो रहेगा वो आपके सेट का कोड रहेगा और ये आपके पेपर का कोड रहता है। ये हो सकता है जीके, कहीं कहीं पर जीवाई हो सकता है, जीएस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या है, आपका पेपर का जो सेट है इसी से आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं, इसी से आपकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होता है। और यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है जो कि आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया रहता है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना रहता है। ठीक है, तो इतना सा पैटर्न रहता है पूरे पेपर का। अब हम आपको बता दें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे समय लिखा है 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि आपको यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं पेपर करने के लिए। जो शुरू के 15 मिनट होते हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए अलाउ रहते हैं, आपको शुरू में पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज पूरे पेपर की हम लोग बात करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सर जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, पर पेपर की बात करने से पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए रहते हैं। निर्देश भाई क्या दिए हैं? जैसे कि पहला निर्देश लिखा हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, यानी कि सारे प्रश्न आपको करना जरूरी है और जितने भी क्वेश्चन है उसके सामने उसके नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला भाई लिखा है, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद आपको लिखने हैं। जितने भी गणनात्मक प्रश्न आपके सामने आएंगे आपको समस्त पद लिखने हैं। तीसरा कह रहा है कि प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर आपको लिखने हैं और जहां पर आवश्यक हो समीकरण आपको देनी है। जहां पर भी आवश्यक आपको लग रहा है वहां पर आपको रासायनिक समीकरण देनी है और प्रश्नों के आपको प्रासंगिक उत्तर लिखने हैं। कुछ भी आपने मन से नहीं लिखना है, यानी कि कुछ भी आपको बवाल नहीं लिखना है। जितना आपसे पूछा रहा है केवल आपको वही वही उतारना है। ठीक है, हम लोग आगे देख लेते हैं इसका पेपर कैसे पूछा था, क्या उसके क्वेश्चन रहते हैं पेपर में। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प हैं, सही विकल्प चुनकर उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यानी कि आपसे इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, तो उन सबका आपको आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा था। जैसा कि आप क्वेश्चन के आगे देख रहे होंगे, नंबर लिखा है 1 मार्क्स, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन एक पूछा था आपसे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस 0.1 एम जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। 0.1 एम जलीय विलयन का जो हिमांक न्यूनतम होगा किसका होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 मैंने ऑप्शन लिए हैं, 4 में से एक जो है वो बोल्ड फॉन्ट में लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको एग्जाम में सारे एक जैसे फॉन्ट लिखे रहेंगे। मैंने यहाँ पर एक इस तरह से फॉन्ट डार्क लिखा हुआ ताकि आपको आंसर समझ में आ जाए कौन सा आंसर इसका सही है। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है तो भाई मैंने आपको समझाने के लिए इसको डार्क किया हुआ है। ठीक है, लिखा है सोडियम क्लोराइड, यूरिया, ऑप्शन थर्ड है पोटेशियम सल्फेट और ऑप्शन फोर्थ है ग्लूकोज। तो भाई इसका आंसर आप बताएंगे पोटेशियम सल्फेट है ना, पोटेशियम सल्फेट जो है वो इसका आंसर सही है। ठीक है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर भाई क्या होता है? जो वेग स्थिरांक उसका अगर हम लोग ताप बढ़ा देंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर हमेशा उसका जो ताप है वो बढ़ेगा। ठीक है, अगला भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड क्या है तो आपको बताना निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है। तो ऑप्शन आपको दिए हैं लैक्टोज, स्टार्च, माल्टोज या फ्रक्टोज है। निम्न में से मोनोसैकेराइड पूछा है तो मोनोसैकेराइड आपका क्या है? फ्रक्टोज है, आपका मोनोसैकेराइड है एक प्रकार का। ठीक है, तो उसको आपको आंसर में बता देना है, फ्रक्टोज जो है वो मोनोसैकेराइड है। ठीक, अगला भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर घ, जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। जब P2O5 है उसको हम लोग एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो कौन सा हमको यौगिक मिलेगा? CH3CO का होल ट्वाइस O, CH4 या फिर CH3CO CH3 या फिर CH3CHO। तो आप बताएंगे CH3CO का होल ट्वाइस और O। ठीक है, ये साथ में आपको मिलेगा जब P2O5 के साथ आप एसिटिक अम्ल को गर्म करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एमाइड का अमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। कार्बिल अमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, बुर्ज अभिक्रिया या फिर कैनिजारो अभिक्रिया। तो एमाइड का अमीन में जब परिवर्तन होता है तो हमको किस अभिक्रिया के द्वारा करते हैं? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे पूछे जाते हैं, तो 5 नंबर के आपसे ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 5 नंबर आपके यहाँ से बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। अब अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन है का पार्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। राउल्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। राउल्ट का नियम आपसे जरूर पूछा था पेपर में, आपके 7 सेट होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, 7 सेट में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर देखने को ये मिलता है, तो इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है राउल्ट के नियम को। ठीक है, राउल्ट का नियम लिखिए या फिर उसकी सीमाएं बताइए, यानी कि आपको राउल्ट का नियम को परिभाषित करना है और उसकी सीमाएं भी लिखनी है। 2 नंबर में आपसे ये पूछा गया है। अगला भाई कोलराउस के नियम को समझाइए, इस नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। कोलराउस का नियम होता है क्या है वो आपको बताना है और उसके 2 अनुप्रयोग भी आपको लिखने हैं। यहाँ पर कोलराडस लिखा है लेकिन यहाँ पर कोलराउस होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक, अगला है वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में उदाहरण सहित विभेद करना है आपको। वास्तविक विलयन क्या होता है और कोलाइडी विलयन क्या होता है, इन दोनों में आपको उदाहरण सहित आपको विभेद करना है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है थर्ड का कि एक घनीय संरचना वाला यौगिक तत्व ए तथा बी से बना हुआ है। इसमें ए परमाणु घन के कोने पर तथा बी परमाणु फलक के केंद्र पर है, तो यौगिक का आपको सूत्र ज्ञात करना है। 2 नंबर में आपसे मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अगला भी क्वेश्चन है तीसरे का खा कि निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिकों के आयुपेशी नाम आपको लिखने हैं। आयुपेशी नाम आपसे जरूर पूछे जाते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे आयुपेशी नाम ना पूछे हैं। कैसे भी करके आपसे जरूर पूछा जाएगा आयुपेशी नाम। तो आपको K3Cr2O4 और CONH3 का होल 5 और CO3 फिर ब्रैकेट बंद है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज है, Cl यानी क्लोरीन लगा हुआ है। तो इसका आपको आयुपेशी नाम बताना है। इसमें आपको पता होना चाहिए लिगेंड क्या है और उपसह संयोजक यौगिक कौन से हैं। तो उसमें से आपको मुख्य उत्पाद को अलग करना है और लिगेंड के साथ में आपको आयुपेशी नेम लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित दीजिए। यानी आपको उदाहरण बताना है न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड, वो आपको बताना है। 2 नंबर का मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अति लघु क्वेश्चन है सारे, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर घ पी ब्लॉक तत्व क्या है, उन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है। जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, वो आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है फिर चौथे का निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण लिखिए एवं ईएमएफ की गणना कीजिए। यानी कि नष्ट इक्वेशन भी आपको लिखनी है और ईएमएफ इसकी निकालना, आपको इसका ईएमएफ भी निकालना तो पाएंगे जब आपको नष्ट इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो नष्ट इक्वेशन क्या होती है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आराम से आपको हर टॉपिक पर सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। फिर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पता आपको उसकी ईएमएफ की गणना करनी रहती है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपसे टिप्पणी पूछी जाती है, किस पे पूछी गई है, ब्राउनी गति और स्कंदन। स्कंदन क्या होता है वो आपको बताना है और ब्राउनी गति क्या होती है वो आपको समझाना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का प्रयोगशाला में एथिलेमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। संबंधित अभिक्रियाओं को समीकरण भी देना है और एथिलेमीन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। इसमें आपसे देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन कैसे हैं देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है आपको, प्रयोगशाला में एथिलेमीन बनाने की विधि का आपको वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी आपको देना है जो इससे रिलेटेड है एथिलेमीन से, उससे आपको समीकरण भी देना है। और तीसरा क्वेश्चन बन रहा है कि एथिलेमीन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको तीनों के आंसर देने हैं एक ही आंसर में। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको एक ही आंसर में लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। टालेन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे प्राप्त किया जाता है, रासायनिक समीकरण भी थी। इसमें भाई 3 टॉपिक आपसे पूछ लिए गए, 3 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे गए। ग्लूकोज का पहले आपको संरचना सूत्र लिखना है, फिर टालेन अभिकर्मक के साथ कैसे आप ग्लूकोज को प्राप्त करेंगे वो आपको बताना है और उसका रासायनिक समीकरण भी देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5th का क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है समझाइए। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है तो इस विलयन का जो क्वथनांक है वो 100.34 6.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए Kr की गणना के मोल में करनी है आपको। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है पहले आपको वो बताना है। 4 नंबर का मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लघु क्वेश्चन ये आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई साम स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साम स्थिरांक और वेग स्थिरांक में अंतर आपको समझाना है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो इसके वेग स्थिरांक की आपको गणना करनी है। 4 नंबर का मैक्सिमम आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है, ये संक्रमण धातुएं क्यों कहलाते हैं, संक्रमण और ये संक्रमण धातुएं क्यों कहलाती हैं वो भी आपको बताना है। 4 नंबर का मैक्सिमम आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। किसको आपको उदाहरण सहित बताना है, उपसह संयोजक संख्या क्या होती है उसको आपको बताना है उदाहरण सहित। ठीक है, अगला है उपसह संयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुण आपको बताने हैं, उसका भी आपको उदाहरण देकर समझाना है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके नंबर बढ़वाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें आपसे पूछा आता है कारण बताओ या फिर प्रयोगशाला विधियां पूछी जाती हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा है प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के विरेचन की विधि आपको लिखनी है एवं इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग बताने हैं। यानी कि 5 नंबर का मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछे जाती हैं प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है या फिर कारण सहित समझाइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप विधि वाला नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में आपसे क्वेश्चन दिया रहता है निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। पहला है H2O सामान्य ताप पर द्रव है तथा H2S गैस है। यानी कि 5 नंबर का आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, अथवा वाला भी आपसे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं, कोई आपको एक करना है। दूसरा है फ्लोरीन कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, ऐसा क्यों है आपको कारण बताना है। ठीक है, फ्लोरस की तुलना में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय है, इसका भी आपको कारण बताना है। चौथा है समूह 15 के तत्वों के सभी हाइड्राइडों में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक है, ऐसा क्यों। ठीक है, आपको कारण बताना है इसका। अगला है उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक कम होता है, इसके बारे में आपको बताना है कि उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक कम क्यों होता है। ठीक है, नंबर खाइए तो आपका का वाले 2 क्वेश्चन होगा, 2 में से आपको कोई एक करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर खा की कि ईथर का एल्किल हैलाइड से विरेचन विधि का रासायनिक समीकरण सहित लिखिए है और फीडर क्राफ्ट अभिक्रिया तथा नाइट्रीकरण अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण आपको लिखना रहेगा। यानी फीडर क्राफ्ट अभिक्रिया और नाइट्रीकरण अभिक्रिया के लिए आपको रासायनिक समीकरण इनका लिखना है। ठीक है, या फिर अगर आप ये भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे इसमें भी अथवा में रहता है। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है और 5 नंबर का अथवा वाला भी रहता है, कोई आपको एक क्वेश्चन इसमें से करना रहेगा। ठीक।
तो अथवा में केवल क्या पूछा जा रहा है आपसे, कैसे प्राप्त करेंगे, केवल आपको रासायनिक समीकरण दीजिए। जैसे में निर्देश में पहले लिखा गया था, जहाँ पर रासायनिक समीकरण की आवश्यकता है वहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण देना है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है। 5 क्वेश्चन है 5 नंबर के। आप अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहला है एथिल एल्कोहल से ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, वो आपको समझाना है। वो आपको मतलब उसकी रासायनिक समीकरण देनी है। फिर फिनॉल से बेंजीन आप कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी समीकरण देनी है। एथेनॉल से एथीन, ठीक है, फिनॉल से पीरिक अम्ल कैसे बनाएंगे, और आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, केवल आपको रासायनिक समीकरण इन सबकी देनी है। ठीक, अगला भाई 7th क्वेश्चन है। 7th का कहा है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं। क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण और सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण सहायता आपको समझाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं ये आपको बताना है, और क्लोरोबेंजीन के हैलोजन से कैसे प्रकार से प्राप्त करते हैं इसको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण सहित आपको समझानी है। 5 नंबर है। अगर आप ये भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो भाई इसका भी एक ऑप्शन में रहता है, यानी कि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं सारे के सारे आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भाई क्या है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको दी जाए। अभी पूछा गया था आपसे कैसे प्राप्त करेंगे अथवा वाले में, अब इसमें पूछा रहा क्या होता है जब। ठीक है, तो दोनों प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे छोड़ा नहीं जाता, सारा कोर्स आपसे पूछा आता है। तभी आपका कोर्स है, सब कुछ पूछा जाएगा, भले थोड़ा थोड़ा पूछा जाए। तो इसलिए आपको अपनी पूरी तैयारी से जाना है, क्योंकि भाई टारगेट हम लोगों ने रखा है 95+ का। तो 95+ टारगेट क्या है, इसका मतलब क्या, सारे आपको छोटे बड़े क्वेश्चन साथ में लेकर चलने पड़ेंगे, तभी आप इसको आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक, तो इसकी हम लोग बात कर लें अथवा में क्या होता है जब। इसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण देनी है, यानी कि एथिल ब्रोमाइड को जब हम लोग सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, क्या होता है जब, जो जो इंपॉर्टेंट है सब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे विजिट करके, आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा है क्लोरोबेंजीन से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है वो आप बताएंगे, यानी कि जब क्रिया करता है क्लोरोबेंजीन से नाइट्रिक अम्ल तो क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। फिर क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं, वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है भाई क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, अगला है। उसके बाद फिर क्या आ जा रहा है आपसे, क्या होता है जब एथिल क्लोराइड को जलीय KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। अगला उसके बाद क्वेश्चन नंबर खा है भाई, तो क्वेश्चन नंबर का के हो गए 2 पार्ट, आपको एक पार्ट करना है 5 नंबर का। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए तथा टालिन अभिकर्मक एवं फेलिंग विलेन के साथ इसकी अभिक्रिया समझाइए, या फिर अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, आपको एल्डिहाइड बनाने की विधियों का रासायनिक समीकरण देना है और टालिन अभिकर्मक एवं फेलिंग विलेन के साथ इसकी रासायनिक समीकरण भी बताना है आपको। ठीक है, 5 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन है ये। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें अथवा में ये इसमें भी रहता है। ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दिए रहते हैं, 4 में से हर क्वेश्चन का आपको ऑप्शन रहता है। 4 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन 4 के अलावा वो लोग 8 देते हैं। ठीक है, अथवा अथवा मिला के टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 8 में से आपको टोटल 4 क्वेश्चन करने होते हैं 20 नंबर के। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में यही फायदा रहता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको 2-2 क्वेश्चन दिए जाते हैं अथवा करके, आपको जो भी आसान लगता है उसमें से आप कर सकते हैं। इसमें देखिए खा में ऑप्शन दिया गया निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में आपको, तो ये आप आराम से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन सा किसका किसका वर्णन करना है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है और क्रॉस एल्डोल संघनन। इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपके लगभग हर सेट में पूछी जाती है। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है ये आपको पढ़ के जाना है, और क्रॉस एल्डोल संघनन इसके आप जाके इसको भी विजिट कर सकते हैं और आराम से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जरूर जाइएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरे पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना रहेगा, कैसे नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन रहते हैं, सब आपको मैंने इस वीडियो में आपको आज क्लियर कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।